सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए मार्गदर्शक स्नेह के रूप में इसकी सफलता में चार चांद लगाने वाले प्रबुद्ध बुद्धिजीवी नागरिक बंधुओं, मैं इस ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संस्था प्रधान श्रीमान सुभाष जी की ओर से, संस्था निर्देशक श्रीमान रामकरण जी मिठारवाल की ओर से आपके संपूर्ण परिवार की स्वस्थता की कामना करता हूँ और शैक्षणिक कार्य में जुटने वाली जितनी भी टीम जो आप तक वीडियो पहुँचा रही है उनकी ओर से आपको ढेर सारा आशीर्वाद दुआएं देता हूँ कि आप जीवन में एक बार सफल हो और आपकी प्रगतिबद्ध पढ़ाई यूं ही चलती रहे। प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक जो था वो टॉपिक अध्याय नंबर 6 में है और अध्याय नंबर 6 में जो टॉपिक है वो टॉपिक संसद के बारे में कुछ ऐतिहासिक प्रश्न जो है वो इस अध्याय क्षेत्र में आप पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका होगा, जिस टॉपिक में आप लिखेंगे संसद का गठन और संसद के गठन के साथ उसकी शक्तियां, उनके विकास के बारे में पढ़ेंगे। देखो, भारतीय संसद जो है ये भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 5 में हुआ है। यानी भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 5 में हुआ। और अगर बात अनुच्छेद की जाए तो अनुच्छेद 79 से 122 तक इस शब्द को या इस विवरण को उल्लेखित किया गया है, बताया गया है। भारतीय संसदीय व्यवस्था को सांसदों की जननी माना जाता है। यानी भारत की संसदीय व्यवस्था को संसदों की जननी माना गया है कि जननी माना गया। वैसे विश्व जगत में जो संसद का जन्म हुआ वो ब्रिटेन में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में इसी संसदीय व्यवस्था का अनुभव मिलने के कारण संसदीय व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया था। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में इसी संसदीय व्यवस्था का अनुभव मिलने के कारण या उसका ज्ञान होने के कारण संसदीय व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से भारत में स्वीकार किया गया था। भारत में संसदीय व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया गया था। एक बात यहाँ पर आती है, संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की कामना की गई है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान था। तो भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 79 से लेकर जो यानी 122 तक है। भारत की संसदीय व्यवस्था संसदों की जननी है। और अगर विश्व स्तर पर बात की जाए आधुनिक संसद के अलावा तो इंग्लैंड आता है, जो विश्व में संसद का पहली बार उद्भव हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में इसी संसदीय व्यवस्था को अनुभव किया गया और यही कारण है कि जिस दिन भारत देश स्वतंत्र हुआ तो भारत ने उसी संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में
पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया था और इस द्विसदनात्मक विधानमंडल या आप कह सकते हो संसद को उस समय व्यवस्थापिका कहा गया था। क्या कहा गया था? व्यवस्थापिका, या आप ये दूसरे नाम के रूप में लिख सकते हो विधायिका, तीसरे रूप में आप इसको कह सकते हो केंद्रीय विधानमंडल, आप इसको कह सकते हो। ये इसी संसद के नाम, आप इसको संसद कह सकते हो, व्यवस्थापिका, विधायिका, केंद्रीय विधानमंडल। इसके दो अंग थे, एक का नाम था लोकसभा, एक का नाम था राज्य परिषद। ये राज्य परिषद 1952 में इसका नाम बदल कर दिया गया था राज्यसभा। इसका गठन उसी समय किया गया था। निर्वाचित सदन पहली बार जो गणतंत्र भारत में निर्वाचित संसद, गणतंत्र भारत में निर्वाचित जो संसद है वो कब आई थी? 13 मई 1952 को अस्तित्व में आई थी। 13 मई सन 1952 को अस्तित्व में आई थी। संसद की प्रमुख शक्तियां क्या क्या हैं? व्यवहारिक रूप से एक संसद किन किन कानूनों का निर्माण करती है, व्यवस्थाओं का निर्माण करती है? तो संसद के पहले नंबर पर जो शक्ति है वो विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति का मतलब यहाँ पर किससे है? विधि से है, कानून से है, व्यवस्था से है। आप उसको विधि कह सकते हो, कानून कह सकते हो, व्यवस्था कह सकते हो। विधायी शक्ति में पहला जो था वो था कानून निर्माण करना व लागू करना। संसद का पहला काम बताया गया है कि जितने भी कानून बने, व्यवस्थाएं बनी, कानूनों का निर्माण हुआ, उन सभी कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता था। उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी, उनके लागू होने के उपरांत उसके आने वाले जो उदाहरण थे, उसके परिणाम थे, उस पर फिर से चर्चा करने की बात, ये सारे अधिकार संसद के पास। दूसरा संसद का काम है कि 2 सूचियों पर कानून बनाती है। संघ सूची जिसके अंतर्गत 99 विषय हैं और समवर्ती सूची जिस पर 52 विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को जाता है। लेकिन अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 जिसमें ये लिखा गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है। दोबारा सुनिए, इन दोनों पर कानून बनाने का, इस पर पूर्ण अधिकार केवल केंद्र का है। समवर्ती पर पहले कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, राज्य भी बना सकता है। विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। तीसरे नंबर पर अगर राज्य सूची जिसके अंतर्गत 61 विषय हैं और ये 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा जो हमारे संसद का सदन है, वो राज्यसभा इन विषयों में से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है? संसद के पास आ जाता है। फिर तीसरी बात यहाँ पर आती है, दोनों सदनों को समान शक्तियाँ मौजूद होती हैं। दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्रदान होती हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थान अलग अलग होते हैं। कुछ विशेष प्रावधानों को छोड़कर तो आप लिखेंगे दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं, लेकिन कुछ विशेष जो प्रावधान है उन प्रावधानों को छोड़कर, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से वो प्रावधान है जिसके कारण ये होता है। अवशिष्ट शक्तियां पर कानून निर्माण किया जाता है।
तो अगले बिंदु के रूप में जो आती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ 248 का अनुच्छेद है, और अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा के संविधान से ली हैं, और इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको जाता है? केंद्र सरकार को जाता है, संसद को जाता है, या उस पर कानून जो है वो संसद बनाती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, दूसरे नंबर पर बात आती है कि संविधान के संशोधन संबंधी शक्तियाँ हैं। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, तो संविधान संशोधन संबंधित जो शक्तियाँ हैं ये अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 है, जिसमें संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान में संशोधन का अधिकार है, या इसके अंतर्गत संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संविधान संसद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से किए जाते हैं। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो यानी संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन का अधिकार है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन जो है वो किए जाते हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण विषय पर राज्य विधानमंडलों से भी स्वीकृति ली जाती है। कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य विधानमंडलों से भी स्वीकृति ली जाती है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ अति विशिष्ट मामले होते हैं जिस पर वो चाहे तो राज्य विधानमंडलों से भी स्वीकृति ले सकती है। फिर उसके बाद में जो अगली शक्तियाँ हैं वो है वित्तीय शक्तियाँ। संसद के बाद जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनमें पहला वित्त पर पूर्ण अधिकार संसद का होता है। वित्त पर पूर्ण अधिकार संसद का होता है। दूसरे नंबर पर प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवर्ष वित्त पर बजट जो आता है, पूरे वर्ष क्या खर्चे होंगे, किस तरीके से होंगे, उन पर पूर्ण अधिकार संसद का होता है। बजट प्रस्तुत किया जाता है वो संसद करती है। आय का लेखा जोखा संसद रखती है। उसके बाद संसद की प्रशासनिक शक्तियाँ, और प्रशासनिक शक्तियों में संघीय कार्यपालिका की नियुक्ति करती है। संघीय कार्यपालिका की नियुक्ति करती है। फिर दूसरी बात है मंत्री परिषद संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात ये होती है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, अगर यहाँ बात की जाए व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और वैसे देखा जाए सामूहिक रूप से संसद, लेकिन व्यवहार में वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे तो देखा जाए तो उसका उत्तरदायित्व जो है वो संसद के प्रति है, लेकिन व्यवहार में वो संसद के प्रति नहीं होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
कार्यपालिका की नीतियों की निगरानी करना, कार्यपालिका की नीतियों की जो निगरानी करना, देखरेख करना भी इसकी प्रमुख कार्य योजनाओं में आता है। निर्वाचन संबंधी अधिकार, निर्वाचन संबंधित अधिकार, उसके अंतर्गत संसद एक तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद है 52 में, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 में। ये जो राष्ट्रपति दोनों हैं उनका चुनाव होता है। जैसे उपराष्ट्रपति का पद तो है 63 में और निर्वाचन है 66 में, इसका निर्वाचन है 54 में। तो यानी कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो तो आता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत और निर्वाचन आएगा 66 में। 54 में निर्वाचन है यहाँ और पद जो है वो 52 में है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। राष्ट्रपति का पद 52 में, उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन और 66 में निर्वाचन होता है। उनमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके अलावा संसद की जो अन्य शक्तियां हैं और उन अन्य शक्तियों में वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको आप कहते हैं, के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग पारित करती है, के विरुद्ध महाभियोग पारित करती है। राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा, राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा 352, 356, 360 की घोषणा के बाद, यानी कि राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा 352, 356, 360 की घोषणा के बाद एक महीने में संसद की स्वीकृति लेनी होगी। संसद की स्वीकृति लेनी होगी, यानी उसका परामर्श करना होगा। संसद उसे 6 माह के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। लेकिन नोटेड बिंदु ये है जो आया हुआ एग्जाम में, 356 की शक्ति, 356 की जो शक्ति है या जो प्रयोग है उसका अधिकतम 3 वर्ष के लिए हो सकता है। अधिकतम 3 वर्ष की स्वीकृति दे सकती है। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा 352, 360, 356, 6 माह अधिकतम 1 वर्ष, 356 की शक्ति अधिकतम 3 वर्ष की स्वीकृति उसके अंतर्गत हो सकती है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो संसदीय शक्तियों के बारे में एक बात यहाँ पर आती है और वो बात ये आती है कि भाई संसद का एक सदन है और संसद के उस सदन का नाम है लोकसभा। लोकसभा के पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या वरिष्ठतम शक्तियां हैं। तो लोकसभा के पास पहली शक्ति ये आती है कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, और लोकसभा वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में राज्यसभा की बजाय शक्तिशाली है।
यानी साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर जो लोकसभा है वो शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर आती है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है, लोकसभा पर निर्भर करता है। कहा जाता है राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ये बात अति महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। वो लाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी लोकसभा के बहुमत दल के आधार पर होती है। तो अगली बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के बहुमत के आधार पर तय होती है। यानी नियुक्ति जो है वो भी बहुमत दल के आधार पर होती है, लोकसभा के बहुमत के आधार पर होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो लोकसभा अध्यक्ष जो है, वो लोकसभा अध्यक्ष इसका क्या करता है, निर्णय करता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो लोकसभा जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली सदन के रूप में है। संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 368, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधित जो शक्तियां हैं वो संसद के पास है। 68 में संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां जो है वो संसद के पास मौजूद है। एक बात और कही जाती है, अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुसार लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और अनुच्छेद 66 में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित
वह मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये बातें उसके साथ व्यवहारिक रूप से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो लोकसभा है वो एक लोकप्रिय सदन है, एक शक्तिशाली सदन है, एक ऐसा सदन है जिसके अंतर्गत हमारे देश के कानूनों का निर्माण होता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के अलावा विधेयक संबंधी शक्ति, धन विधेयक संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, मंत्रिपरिषद के दायित्व संबंधी शक्ति, इन सभी शक्तियों के ऊपर यानी लोकसभा है वो अधिक प्रभावी है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि किसी साधारण विधेयक को लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा 6 महीने तक रख सकती है और किसी पारित होने के बाद यानी कि जो राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन ही अपने पास रख सकती है, इसके बाद उसको रखने का उसे अधिकार नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था छात्रों। संसद की शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा, संसद की शक्तियों के साथ आपने लोकसभा की जो विशिष्ट शक्तियां वो आपने पढ़ी और आप इनका अच्छा मनन करेंगे। अनुच्छेद 368, 66, 54 कुछ चीज़ों पर विशेष फोकस करेंगे। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? इसके बारे में हम 2 वीडियो बनने के बाद में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि इसकी वास्तविक जो आपकी टॉपिक है उसको आपको कैसे पढ़ना है। तब तक आप सभी अच्छे बच्चों की तरह बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, बार बार उससे प्रश्न बनाइए और उन छोटे प्रश्नों को जरूर बनाइए। संविधान संशोधन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, 368 में किसका उल्लेख है, 54 में किसका उल्लेख है, संसद में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं, संसद का जो गठन कहाँ से कहाँ तक है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, इनके बारे में आप चर्चाएं करेंगे। तो सभी छात्रों को और उनके परिवार को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्तता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए अंदाज से नए वीडियो में। 22 जून के वीडियो में हमारी जो लोकसभा के बारे में जो विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो लोकसभा के पास कौन कौन सी जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम आपसे डिटेल से चर्चाएं करेंगे कि भाई आपको ये जो टॉपिक है उसके बारे में हमें आपसे क्लियर करना है। तो हम कल आपको इससे अगला अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।